हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइट ऑन एजुकेशन। और कैसे हो सब लोग? आई सपोज यू आर डूइंग फाइन, वेरी गुड। अच्छी तबीयत है, पानी, खुश हो, मज़े में हो। तो आज कल जहाँ पे अपन ने छोड़ा था, कल जब रिकॉर्ड कर रहे थे लाइव, जब मैं था, तो थोड़ा सा टेक्निकली इशू आ गया, लाइट चली गई थी, तो उस वजह से अपना लेक्चर थोड़ा सा बीच में रह गया था। हालांकि टाइम पूरा हो चुका था, परंतु अपन एक जगह पे बीच में रह गए थे। वहाँ पे अपन के की जो यूनिट है वो तो निकाल ली थी हमने। के की हम जो डायमेंशन फार्मूला है, जैसे पिछली क्लास में हम जो फोर्स का फार्मूला पढ़ रहे थे, एफ बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इस फॉर्मूले को हमने पढ़ा पिछली क्लास में। तो इस फॉर्मूले में हम के की यूनिट्स एंड डायमेंशंस के बारे में एनालिसिस कर रहे थे। एफ बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले में जो के का डायमेंशन है वो हमें निकालना है। तो के का डायमेंशन कैसे निकाला जाए, उस पर आज अपन यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो कल मैंने आपको बताया कि जो चार्ज होता है, चार्ज एक फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं होता, जबकि करंट जो होता है एक फंडामेंटल क्वांटिटी होता है। चार्ज डराइव्ड क्वांटिटी है, यानी कि चार्ज जो है वो करंट पे डिपेंड करता है। चार्ज और करंट में क्या रिलेशन होता है? आई बराबर होता है Q अपॉन टी। ठीक है, तो मैं चार्ज की जो यूनिट है वो कैसे लिखूंगा? I इंटू टी से लिखूंगा। तो चार्ज की यूनिट जो है वो आ जाएगी एम्पियर इंटू सेकेंड। ये आ जाएगी हमारे चार्ज की यूनिट, एम्पियर इंटू सेकेंड। अब बाकी सारी जो यूनिट्स हैं वो हमें पता ही है पहले से। तो मैं K की वैल्यू अगर देखूं तो K बराबर क्या हो जाएगा? F इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q1 Q2। ठीक है, ये के का एक्सप्रेशन हो जाएगा फोर्स, डिस्टेंस और चार्ज के टर्म्स में। तो मैं सबका डायमेंशन लिखूं तो फोर्स का जो डायमेंशन होता है वो होता है MLT-2। जो लेंथ है उसका डायमेंशन होता है L⁻²। और Q1 और Q2 यानी कि Q स्क्वायर हो जाएगा, यानी गुलाम का स्क्वायर। गुलाम का स्क्वायर यानी कि एम्पियर इंटू सेकेंड का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका इसका डायमेंशन। या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एम्पियर की डायमेंशन तो एम्पियर और टाइम की डायमेंशन A इंटू टी। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ A इंटू टी का स्क्वायर। तो जो K का डायमेंशन आ जाएगा वो आ जाएगा ML, L1 और L2 ये 1 और 2 मिलके 3 हो जाएंगे। T का पावर -2, नीचे T की पावर 2, ऊपर जाएगा तो T की पावर -4 हो जाएगा। और A का पावर क्या हो जाएगा? A ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो ये K का डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा। जो K हमारा कांस्टेंट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में, उसका डायमेंशन फॉर्मूला ML3T-4A-1। इस तरह से डायमेंशन फॉर्मूला निकाला जाता है। आपने 11वीं में जो यूनिट डायमेंशन का चैप्टर होता है उसमें ये चीज़ें सीखी होगी। बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही आसान होता है। ठीक है, तो इस तरह से K की वैल्यू को निकाला जाता है। यहाँ कल ये बात अपन सीखने वाले थे, उसके बाद में इंटरप्शन आ गया था तो ये सीख नहीं पाए थे। अब ये हमने फॉर्मूला देख लिया, K की जो वैल्यू है वो भी देखिए, 9 इंटू 10⁻9 होती है। ठीक है, अब इससे कुलाम जो लॉ है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे इस क्लास में अपन। तो पहला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं, उसको देखते हैं। मैं क्वेश्चन दूंगा, फिर थोड़ा सा 1-2 मिनट का गैप लूंगा, तब तक आपके जो लाइव कमेंट्स हैं उनको मैं रीड करूंगा, तब तक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करोगे। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन जिसमें आपको K की वैल्यू, Q1 वैल्यू, Q2 वैल्यू और उनके बीच की डिस्टेंस की वैल्यू दी होगी, और आपको सीधा फोर्स की वैल्यू निकालनी, बस और कुछ नहीं करना। सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन दे रहा हूँ पहला, ताकि आपकी इस फॉर्मूले को लेके प्रैक्टिस हो जाए। तो क्वेश्चन क्या है कि दो चार्ज बॉडीज एक दूसरे से, एक पे चार्ज है कोई 5 इंटू 10⁻⁷ कूलाम, और दूसरी कोई बॉडी है जिसपे चार्ज कोई है, मान लो सेम चार्ज ही ले लिया, 5 इंटू 10⁻⁷ कूलाम। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है कोई 10 सेंटीमीटर। दो चार्ज बॉडीज हैं जिन पे चार्ज है
5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम ऑन ईच। दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है, दोनों पे चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। वो सारे केसेस लेंगे, एक बार इसको पॉजिटिव ले लेंगे, एक बार नेगेटिव ले लेंगे और एक बार दोनों को हम नेगेटिव ले लेंगे। तो इन तीनों केसेस में हम चेक करेंगे कि फोर्स कैसा होगा, क्या होगा, उसकी नेचर क्या होगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि दो चार्ज पार्टिकल्स हैं Q1 एंड Q2, ये भी Q है मान लो कोई, ये भी Q है, और इस पे जो चार्ज की वैल्यूज हैं दोनों पे सेम है, और कितनी कितनी 5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, दोनों के बीच की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। तो इन दोनों के बीच में फोर्स कितना होगा, फाइंड आउट फोर्स बिटवीन चार्ज बॉडीज। तो ये क्वेश्चन अपन को सॉल्व करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है, आप आंसर बताइए। हेलो, काफ़ी बच्चे आ गए हैं। अश्लेषा गुड इवनिंग बच्चों। प्रहलाद गुड इवनिंग। सचिन गुड इवनिंग। अर्जुन गुड इवनिंग, नमस्ते। मधु गुड इवनिंग, हेलो। अनीता, धनराज चौधरी, धनराज हेलो, कैसे हो। यश राम राम यश। पंकज सारस्वत, नमस्ते पंकज, कैसे हो। कुलदीप सिंह हेलो। नौरांगी मंजू, वेरी नाइस, थैंक यू। अर्जुन दाल, नमस्ते, ओके। हेलो आदित्य, हेलो विजेता। माहेश्वरी क्लासेस, थैंक यू माहेश्वरी क्लासेस। सुमित्रा मीना, माधवन, ओके माधवन, गुड आफ्टरनून। तो सभी सवाल सॉल्व करो। ये फॉर्मूला बेस है, केवल फोर्स का फॉर्मूला। अपन देखो एडवांस तक करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे, पर पहले अपन को फॉर्मूले का हैबिट बनना चाहिए, ठीक है। फॉर्मूले का एक बार हैबिट बन गया तो आगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करते रहेंगे। तो निकालें, कैलकुलेट करें। तो इसका सॉल्यूशन सिंपल सा, फोर्स का फॉर्मूला ये K/Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये हो जाएगा फोर्स F बराबर K की वैल्यू कितनी हमें पता होती है, 9 इंटू 10⁻⁹, 9 इंटू 10⁻⁹, Q1 इंटू Q1 5 इंटू 10⁻⁻7। तो एक बार और मल्टीप्लाई करूंगा इसको, 5 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन R स्क्वायर। R कितना इनके बीच का, 10 सेंटीमीटर है। तो 10 सेंटीमीटर है तो अपन को तो मीटर में रखना है, तो 10/100 का होल स्क्वायर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। मीटर में कन्वर्ट कर दिया तो इस तरह से फोर्स निकाल लेंगे दोनों बॉडीज के बीच। ये बात ध्यान रखना, यूनिट्स का हमेशा हमें ध्यान रखना होता है। अगर यूनिट्स को अपन ध्यान नहीं रखें तो आंसर जो है हमारा गलत भी आ सकता है। हमें अगर MKS में हम यूनिट्स को रखेंगे तो हमारा फोर्स जो है वो MKS में आएगा, और CGS में यूनिट्स रखेंगे तो हमारा फोर्स CGS में आएगा। CGS में फोर्स की यूनिट होती है डाइन और MKS में होती है न्यूटन, है ना। तो 0.0025 है शायद। अच्छा, न्यूटन कैसे, कोई यूनिट भी लगाओ। चलो चेक करते हैं। F बराबर 9 इंटू 5 इंटू 5 हो गया 25 इंटू 10⁻⁹, और ये 7 और 7 -14, 9 और -14 हो जाएगा 10⁻⁻5। माइनस में 14 है और इधर है प्लस का 9, तो दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस में 5 आ जाएगा। अच्छा, कन्वर्ट गलत किया, हाँ कन्वर्जन ध्यान रखना। 1/10 हो जाएगा, ये एक से एक चला गया। 10 का स्क्वायर 100, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर 2 हमें मिल जाएगा। तो ये सिंप्लीफिकेशन है इसका, ठीक है। 5 इंटू 5 25 हो गया, 9 10⁻⁹, -7 कितना, माइनस में 14, और -14 में से प्लस का 9 गया 10⁻⁵, 1/10 का स्क्वायर यानी कि 100 ऊपर जाएगा, यानी कि 10 का पावर 2 ऊपर लिख दिया। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 25 इंटू 9 ये हो गया
225, 225 हुआ है ना, क्योंकि 25 इंटू 9 225 इंटू -5 और 2 ये हो जाएगा माइनस में 3, तो जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.225 न्यूटन। ये आंसर आ जाएगा इतना फोर्स का वैल्यू, ठीक है, 0.225 न्यूटन। ओके, नाइस ट्राई। ओके, समझ में आई बात? सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, कूलम्ब्स लॉ, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, उसमें हमने केवल जो पैरामीटर्स है K का वैल्यू, Q1 का वैल्यू, Q2 का वैल्यू और R स्क्वायर का वैल्यू रखा, तो हमारा आंसर आ गया। बिल्कुल अनीता चौधरी, 0.225 सही आंसर है। ओके, काफ़ी बच्चों के आंसर आ रहे हैं। ठीक है, और क्वेश्चंस लेते हैं, और क्वेश्चंस करते हैं। अब देखो, फोर्स जो होती है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो फोर्स निकालने के लिए वेक्टर के जो सारे प्रिंसिपल्स हैं उनको भी हमें फॉलो करना पड़ेगा, तो ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। तो अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ा देता हूँ। अब जो क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें अपन को थोड़ा सा वेक्टर के जो प्रिंसिपल्स हैं जो 11वीं क्लास में हमने पढ़े थे उनको यूज़ करना है, उनको यूज़ करके अपन कैलकुलेट करेंगे। ये नोट कर लिया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं थोड़े वेक्टर के प्रिंसिपल्स को यूज करते हुए। क्वेश्चन है कि एक कोई ट्राइंगल लिया, ट्राइंगल के जो कॉर्नर्स है उन पे हमने चार्ज बॉडीज रखे, एक ट्राइंगल लिया, इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी हर साइड की जो वैल्यू है वो ले ली हमने कोई 1 मीटर, ये भी 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है और ये भी 1 मीटर ही है, ठीक है। अब देखो इस पे हमें फोर्स की वैल्यू निकालनी है, तो इस चार्ज की, इस बॉडी का जो चार्ज है वो कोई है 2 कूलाम, ओके। इस बॉडी का चार्ज भी 2 कूलाम है और इस बॉडी का चार्ज भी कोई 2 कूलाम है, तीनों पॉजिटिव के पॉजिटिव है, ठीक है। अब इन दो बॉडीज की वजह से ये A है, मान लो ये कोई B है और ये कोई C है, तो A पर B और C की वजह से लगने वाला जो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो क्या होगा, ये हमारा सवाल है, ये हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी नेट फोर्स ऑन A ड्यू टू B एंड C। तो B और C के कारण A पे जो कुल बल होगा वो कितना होगा वो हमें पता लगाना है। तो सॉल्व कीजिए, इसको ट्राई कीजिए। आपको इसमें फोर्स के साथ फोर्स को निकालने के लिए जो वेक्टर के प्रिंसिपल है उनका यूज करना पड़ेगा। आपको पहले B की वजह से A पर लगने वाला जो फोर्स है वो निकालोगे, फिर C की वजह से A पे लगने वाला जो फोर्स है वो निकालोगे, उन दोनों फोर्सेस के बीच का जो एंगल है वो देखोगे, फिर उस एंगल की सहायता से जो वेक्टर के जो प्रिंसिपल है उसको अप्लाई करके नेट रिजल्टेंट फोर्स निकालोगे। तो सॉल्व कीजिए। ट्राई कीजिए। मैंने सिंपल वैल्यूज दी है ताकि आपको कैलकुलेशन में कोई टाइम नहीं लगे। चलो कैलकुलेट करते हैं वेक्टर प्रिंसिपल। देखो ये अभी क्वेश्चन किया था हमने, थोड़ा सा आपको वेक्टर प्रिंसिपल में कंफ्यूजन हो रहा होगा, थोड़ा सा आपको और डिटेल में समझाते हैं। इस क्वेश्चन में दोबारा एक बार क्लियर करता हूं कि जो फोर्स आया वो कैसा है फोर्स। इस फोर्स को, ये जो 0.225 न्यूटन आया है,
इस फोर्स की नेचर ऐसी होती है कि इस क्यू पे भी इस साइड 0.225 न्यूटन फोर्स इस पे भी लग रहा है और इस चार्ज पे भी इस साइड 0.225 न्यूटन फोर्स लगेगा। इन दोनों चार्ज बॉडीज पे, क्योंकि मैंने क्या बताया कि जो लाइक चार्जेस होते हैं, क्योंकि दोनों सेम नेचर के चार्ज, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो दोनों रिपेल करेंगे। अच्छा, रिपेल करने वाले जो फोर्स की जो डायरेक्शन है कि किस डायरेक्शन में दोनों फोर्स जो है वो एक्ट करेंगे, रिपल्शन फोर्स या अट्रैक्शन फोर्स, वो उन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन होती है उस लाइन के अलोंग ही लगते हैं। जैसे इन दोनों चार्ज बॉडीज को मिलाने वाली लाइन ये है, तो इस बॉडी के इस साइड में इसको एक 0.225 न्यूटन का फोर्स मिला और इस बॉडी को इस साइड में 0.225 न्यूटन का फोर्स मिला। तो इस तरह से फोर्स जो है वो एक्ट करता है। ठीक है, ये बात हमें ध्यान में रखनी है। फोर्स कैसे एक्ट करता है? रिपल्शन फोर्स, जो लाइन मिलाती है दो चार्ज बॉडीज को मिलाने वाली जो लाइन है उसी के अलोंग ही फोर्स लगता है। अभी यहाँ पे दोनों सेम नेचर के चार्जेस हैं, इस वजह से दोनों का रिपल्शन फोर्स होगा, तो ये भी इधर दूर भागेगा, ये भी इधर दूर भागेगा। ठीक है, तो इसी चीज को अपन यूज करेंगे। अगर मान लो देखो अनलाइक चार्जेस होते हैं, अनलाइक चार्जेस मीन्स एक पॉजिटिव ले लें और एक नेगेटिव ले लें, तो उस केस में दोनों में कैसा होता? अट्रैक्शन फोर्स होता। तो अगर मान लो ये मैं ऐसा लेता -5, तो उस केस में जो फोर्स की वैल्यू आती है वो नेगेटिव आती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक बार प्लस का 5 रखते हैं, एक बार यहाँ पे -5 रखते हैं, तो यहाँ से जो फोर्स की वैल्यू आती है वो नेगेटिव आती है। नेगेटिव फोर्स का मतलब क्या है? अट्रैक्शन फोर्स। तो उस केस में जो फोर्स आता उसकी डायरेक्शन क्या होती? अट्रैक्शन फोर्स, यानी कि वो दोनों पार्टिकल एक दूसरे की ओर आ रहे होंगे। कौन से केस में? जब दोनों पे अपोजिट नेचर का चार्ज है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखनी है। अमन ने आंसर निकाला है 2√3 न्यूटन। ओके, चेक करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अभी। हेलो जितेंद्र चौहान। तो लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को करते हैं। एक ट्राइंगल है तो हर साइड का वैल्यू 1 मीटर दे रखा है। 1 मीटर है तो ये कैसा है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है। समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज के अंतस्थ कोण कितने होते हैं? 60 डिग्री के होते हैं सर। बिल्कुल, तो उस चीज का हमें यूज करना है 60 डिग्री। 60 डिग्री। सभी चार्जेस सेम वैल्यू के हैं, 2 कूलम 2 कूलम 2 कूलम। तो ए और बी के बीच में जो फोर्स होगा, फोर्स बिटवीन ए बी, एफ ए बी, ए और बी के बीच में फोर्स, वो कितना हो जाएगा? वही फॉर्मूला लगाया के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 9 × 10⁹ इंटू के Q1 हो गया 2, Q2 भी हो गया 2 और उनके बीच की डिस्टेंस हो गई 1। तो एफ ए बी जो है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 × 9, 9 चौक 45, 45 इंटू 10⁹ या फिर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 4.5 इंटू 10⁻10 न्यूटन। तो इन दोनों के बीच में एक रिपल्शन फोर्स काम कर रहा होगा एफ ए बी। तो एफ ए बी, ए पे जो बी है एक रिपल्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा होगा और उसकी वैल्यू कितनी है हमारी? एफ ए बी के बराबर है। ठीक है, अब सी जो है, सी भी क्या है? 2 कूलम 2 कूलम, सेम चार्ज है, सेम बी की तरह। और सी भी इस पे क्या लगाएगा? एक रिपल्शन फोर्स लगाएगा उस डायरेक्शन में। तो सी जो है इस पे कोई फोर्स लगा रहा है, मान लो एफ ए सी। जो सी है वो फोर्स ए पे क्या लगा रहा है? एफ ए सी लगा रहा है। रिपल्शन फोर्स लगाएगा तो दूर की तरफ भेजने की कोशिश करेगा। और एफ ए सी का जो मान है, एफ ए सी की जो वैल्यू है वो भी सेम आएगी 4.5 इंटू 10⁻10 न्यूटन। इतना ही आएगा, सेम आएगा। क्यों? क्योंकि सारे पैरामीटर सेम ही रहेंगे, चार्ज सेम है, डिस्टेंस सेम है। लेकिन एफ ए बी और एफ ए सी की डायरेक्शन क्या है? अलग अलग है। एफ ए सी तो इधर काम कर रहा है और एफ ए बी ऊपर की तरफ काम कर रहा है। तो ये बात ध्यान में रखनी है। एफ ए सी का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4.5 इंटू 10⁻10 न्यूटन। एफ ए सी का मैग्नीट्यूड भी इतना आएगा। एफ ए सी और एफ ए बी का मैग्नीट्यूड सेम आएगा, लेकिन दोनों की डायरेक्शन जो है वो अलग अलग है। ये बात ध्यान रखनी है अपन को। अब दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है तो अपन को तो क्या निकालना है? ए पे रिजल्टेंट फोर्स निकालना है कि भाई नेट जो फोर्स है ए और ए पर बी और सी की वजह से वो कितना है, वो कैलकुलेट करना है। तो यहां पे हमें वेक्टर का यूज करना पड़ेगा।
ओहो 9 चौक 36, ओके ओके ओके, एरर बताइए किसी ने। 9 इंटू 4 36, ओके ओके, सॉरी सॉरी, ये 36 होगा, तो ये हो जाएगा 3.6, डेफिनेटली 3.6 इंटू 10⁻10 न्यूटन। थैंक यू अनीता। हाँ, अब आगे वेक्टर प्रिंसिपल कैसे लगाएंगे बताओ, तरीका समझिए। ये आ गया एफ ए बी और एफ ए सी आ गया। अब देखो आगे सॉल्व करते हैं इसको। अब ए पे दो फोर्स लग रहे हैं, उनकी डायरेक्शन एक तो है हमारा इस डायरेक्शन में एफ ए सी, और इस डायरेक्शन में है हमारा एफ ए बी। अब इस दो फोर्स हो गए, इनके मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है, और उनके बीच में अगर हमें एंगल पता हो, कोई दो वेक्टर क्वांटिटीज के मैग्नीट्यूड पता हो और उनके बीच में एंगल पता हो, तो उनका रिजल्टेंट निकालने के लिए हम वेक्टर का एक फॉर्मूला यूज करते हैं, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो उस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो देखो ये एंगल कितना होगा ये निकालना है। ये अगर 60 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये एंगल हो जाएगा, ये टोटल एंगल 180 हो जाएगा, या फिर ऐसे भी ले सकते हैं, ये 60 है तो ये भी 60 होता है, इसको शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं, है ना। इधर वाला 60 तो उधर वाला भी 60, तो ये एंगल कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। ठीक है, तो दो फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और उनके बीच में जो एंगल है वो 60 डिग्री है। ऑप्शंस दें, ऑप्शंस क्या, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं ऑप्शन दे दूंगा, ये क्वेश्चन अपने ऐसे ही करते हैं मधु। 60 डिग्री, तो दो फोर्स के बीच में 60 डिग्री एंगल है, दोनों का मैग्नीट्यूड मान लो मैं F मान लेता हूं, इसका भी F है और इसका भी F है, तो जो रिजल्टेंट फोर्स है F नेट दो इक्वल वेक्टर्स के लिए क्या होता है 2a cos थीटा बाई 2। अगर याद हो आपको, दो इक्वल वेक्टर हो, उनके बीच में जो नेट रिजल्टेंट फोर्स अगर निकालना, दो इक्वल फोर्स हो किसी थीटा एंगल पे, तो उनका जो रिजल्टेंट है वो आता है 2f cos थीटा बाई 2। इसको आप उससे भी निकाल सकते हो, जो बड़ा वाला फॉर्मूला है, रिजल्टेंट जो है नेट f नेट के लिए रूट में f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा, इस फॉर्मूले का यूज करके भी निकाल सकते हो रिजल्टेंट फोर्स। तो f नेट जो है वो हमारा आ जाएगा रूट में f1 की जगह मैं मान लो f या लिख दूं, या फिर ये जो वैल्यू है हमारी जो 3.6 इंटू 10⁻10, 3.6 इंटू 10⁻10 का होल स्क्वायर प्लस 3.6 इंटू 10⁻10 का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ 3.6 इंटू 10⁻10 इंटू 3.6 इंटू 10⁻10 इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना है 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री हो गया। तो ये पूरा फॉर्मूला हो जाता है हमारा बड़ा वाला। ठीक है, इसमें वैल्यू रख दी, तो एफ नेट की वैल्यू 3.6 इंटू 10⁻10 को मैं बाहर ले लेता हूं, तो अंदर जो रूट में बचेगा उसका स्क्वायर बाहर लिया, स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, रूट में बाहर आएगा, तो 3.6 इंटू 10⁻10 बाहर आ जाएगा। यहाँ पे बच जाएगा 1, ये भी बच जाएगा 1, यहाँ पे बच जाएगा प्लस 2 इंटू कॉस 60 की वैल्यू 1/2, तो ये हो जाएगा √3। तो एफ नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी 3.6 इंटू 10⁻10 इंटू √3। वैसे ये रिजल्ट भी होता है कि दो इक्वल वेक्टर्स अगर 60 डिग्री पे हो तो उनका जो रिजल्टेंट है वो √3 टाइम्स किसी एक वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो होता है। अगर दो कोई वेक्टर 120 डिग्री पे हो तो जो रिजल्टेंट आता है वो उन दोनों के इक्वल ही आता है। तो ये चीज़ अपन को वैसे रिजल्ट याद भी रहना चाहिए। तो जो हमारा फाइनल आंसर आया वो कितना आया 3.6 इंटू 10⁻10 इंटू √3 न्यूटन। ये आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में ऑप्शन देता हूं मैं और वो सॉल्व करिए।
उसमें थोड़ा सा मैं एक चार्ज नेगेटिव और एक चार्ज पॉजिटिव कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम ट्राइंगल का एक क्वेश्चन दे रहा हूं फिर। तीन अलग अलग चार्जेस है। ये चार्ज है 5 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम। इस चार्ज की वैल्यू है 1 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम और इस चार्ज की वैल्यू है माइनस में 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम। ये दोनों पॉजिटिव है, ये लेकिन नेगेटिव है, ठीक है। और ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी हर एक साइड 5 सेंटीमीटर की है। ईच साइड इज ऑफ 5 सेंटीमीटर। हर साइड इक्विलेटरल ट्राइंगल है, हर साइड 5 सेंटीमीटर की है। ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर और ये जो है वो भी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि ये है आपका C, ये A और ये B ले लिया। तो C पे जो रिजल्टेंट फोर्स होगा ड्यू टू A एंड B क्या होगा? फाइंड आउट रिजल्टेंट फोर्स ऑन C ड्यू टू A एंड B। तो ये सवाल आपको सॉल्व करना है। मैं इसमें ऑप्शन भी दे देता हूं। थोड़ा इसमें कैलकुलेशन रहेगा, लेकिन अगर आपके कंप्यूटर पे या फिर आपके मोबाइल में कैलकुलेटर है तो आप उसको यूज कर सकते हो जल्दी से फटाफट। मैं ऑप्शन दे देता हूं। ऑप्शन है ए, ऑप्शन है 0.78 न्यूटन, बी ऑप्शन है 7.2 न्यूटन, सी ऑप्शन है 0.155 न्यूटन और डी ऑप्शन है 3.55 न्यूटन। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा बताइए। बिल्कुल होमवर्क देंगे जितेंद्र। द ग्रुप ऑफ एबी, हेलो गुड आफ्टरनून। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करो, इसे बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। कैलकुलेटर हो अगर आपके पास तो वो यूज कर सकते हो, और फोर्स के जो वेक्टर वाले प्रिंसिपल्स हैं उनका यूज करना है। हाँ, बताओ कोई ऑप्शन। थोड़ा बहुत आइडिया दे देता हूँ। जो C है उस पर चार्ज पॉजिटिव है 1 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। A जो है उस पर चार्ज पॉजिटिव है 5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। तो C पे जो फोर्स लगेगा FAC इस डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि दोनों के बीच में रिपल्शन फोर्स होगा। तो इनको मिलाने वाली लाइन क्या है? लॉन्ग
इस डायरेक्शन में ये जो फोर्स लगा वो हो गया एफ ए सी, ये रिपल्शन फोर्स हो गया, ठीक है। और सी पे पॉजिटिव चार्ज है और डी पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो जो एफ आपका बी सी होगा उसकी डायरेक्शन ये होगी, ये एफ बी सी की डायरेक्शन है और एफ ए सी का डायरेक्शन ये होगा। तो हमें एफ ए सी का मैग्नीट्यूड निकालना है, एफ बी सी का मैग्नीट्यूड निकालना है और इन दोनों का वेक्टर रिजल्टेंट निकालना है। और इन दोनों के बीच का जो एंगल है, क्योंकि ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो दो फोर्स वेक्टर जिनके बीच का एंगल 120 डिग्री है उनको सॉल्व करना है। पहले एफ ए सी का मैग्नीट्यूड निकालना है, फिर एफ बी सी का मैग्नीट्यूड निकालना है और उन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। कैसे? उनके बीच 120 डिग्री का एंगल रख के। सी ऑप्शन बिल्कुल सही, अमर बंजारा बहुत सही आंसर, एकदम सही, सी आंसर है, शानदार। चलो सॉल्व करते हैं, बाकी लोग भी देखिए। एफ ए सी निकालें सबसे पहले। एफ ए सी, ए और सी के बीच में जो रिपल्शन फोर्स है वो के 9 इंटू 10⁻⁹, के Q1 5 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 1 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाई, ये तो हो गया के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आर कितना हो जाएगा 5/100 का होल स्क्वायर, 5 सेंटीमीटर में, तो उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो उसको मीटर में कन्वर्ट किया। इसको जब सॉल्व करोगे तो मैं सीधा वैल्यू रख देता हूँ, एफ ए सी की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 0.18 न्यूटन, ये आ जाएगा आपका एफ ए सी। और इसी तरह से एफ बी सी निकालना है, तो बी सी की वैल्यू हो जाएगी 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 1 इंटू 10⁻⁻7 इंटू माइनस में 2.5 इंटू 10⁻⁻7, तो ये किसका वैल्यू हो जाएगा अपना के Q1 Q2 नेगेटिव, ये पॉजिटिव, डिवाइडेड बाय 5 इंटू अपॉन 100 का होल स्क्वायर। तो एफ बी सी का जो वैल्यू आया वो आ जाएगा आपका माइनस में 0.09 न्यूटन, ये आ जाएगा आप बी सी का वैल्यू, ठीक है। एफ ए सी और बी सी आ गए। अपन मैग्नीट्यूड वाइज लें तो मैग्नीट्यूड वाइज कितनी वैल्यू आ गई इसकी 0.09 न्यूटन आ गई। अब दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर इधर जिसका वैल्यू 0.18 न्यूटन और एक वेक्टर इधर जिसका वैल्यू 0.09 न्यूटन का मैग्नीट्यूड है इस फोर्स का, और इन दोनों के बीच में एंगल है 120 डिग्री। तो इनका रिजल्टेंट निकालना है, कोई एफ रिजल्टेंट एफ नेट, तो वो निकालेंगे रूट में f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2 f1 f2 cos 120, इस वैल्यू से निकालेंगे, इस फॉर्मूले से। तो f1 स्क्वायर, f1 कितना 0.18 का होल स्क्वायर प्लस 0.09 का होल स्क्वायर प्लस 2f1 f2 ट्वाइस ऑफ f1 0.18 इंटू 0.09 इंटू cos 120 का वैल्यू रखना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा। और cos 120 का वैल्यू कितना होता है? cos 120 का वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं हम, इसको ऐसे लिख सकते हैं sin 90 + 30, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको। तो ये हो जाएगा माइनस में cos 30, माइनस में cos 30 का वैल्यू कितना √3/2, तो इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका जो फाइनल आंसर है एफ नेट का वो आ जाएगा 0.155 न्यूटन।
ये आंसर आ जाएगा इसका, रिजल्टेंट फोर्स का। सॉल्व दिस क्वेश्चन, सॉल्व कर लिया, आ गया, काफ़ी लोगों का आ गया, बढ़िया, बहुत अच्छा। तो इस तरह से हमें जो कूलाम के इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है, कूलाम का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसके क्वेश्चंस किए जाते हैं। आपको पहले तो फोर्स का मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए कि कितना फोर्स आया, दूसरी बात फोर्स की डायरेक्शन, ये दोनों जानकारियाँ आपके पास होनी चाहिए, तभी आप इस तरह के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ये हमारा 11th क्लास का जो वेक्टर को हम जब सॉल्व करते थे, दो वेक्टर, दो रिजल्टेंट, दो फोर्सेस के बीच का जो रिजल्टेंट है, ये वो फॉर्मूला है, उसका यूज़ किया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन लेते हैं। और क्वेश्चन लेते हैं कि एक कोई चार्ज पार्टिकल है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। कोई चार्ज पार्टिकल है यहां पे Q1 और कोई चार्ज पार्टिकल है यहां पे Q2। स्टार्टिंग में इन दोनों के बीच की दूरी है R1 और ये जो है चार्ज पार्टिकल वो है फिक्स्ड, यानी कि ये मूव नहीं हो सकता, ये चार्ज पार्टिकल फिक्स है। लेकिन जो दूसरा चार्ज पार्टिकल है ये नॉट फ्री, ये फ्री नहीं है, यानी कि मूवेबल है, ये मूव हो सकता है आगे की तरफ। स्टार्टिंग में ये जो डिस्टेंस है इनके बीच की वो है R1। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि जब इस Q2 को हम छोड़ेंगे, दोनों पे सेम चार्ज है, सेम चार्ज नहीं है, चार्ज का नेचर सेम है, मैग्नीट्यूड क्या है Q1 Q2 है, और दोनों का जो मास है, इसका मास भी m है और इसका मास भी m है। जब Q2 को छोड़ेंगे, रिलीज करेंगे, तो Q2 क्या करेगा, फ्रीली इधर मूव करेगा, इस तरफ जाने लगेगा। क्यों? क्योंकि जो Q1 है इसको फोर्स दे, रिपल्शन फोर्स देगा, तो Q2 क्या करेगा, इधर मूव होने लगेगा। तो Q2 इससे दूर जब जाएगा, तो सवाल ये है कि जब Q2 यहां से कोई R2 पोजीशन पे आ चुका होगा यहां तक, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो इस समय इसकी वेलोसिटी कितनी होगी अगर यहां पे जो है इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है, ये सवाल है। सवाल समझ में आया कि स्टार्टिंग में जो Q2 है वो Q1 से R1 डिस्टेंस पे रखा हुआ है, Q1 फिक्स्ड है, Q2 फ्री टू मूव है, सॉरी इज फ्री टू मूव, नॉट फ्री मीन्स फ्री टू मूव, ये फ्री टू मूव है, दोनों का मास m है। स्टार्टिंग में Q2 को रिलीज किया, यानी कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। जब इसको रिलीज करें तो Q2 इधर मूव होता आएगा। जब ये Q1 से R2 डिस्टेंस पे आ चुका होगा तो उस समय Q2 की वेलोसिटी कितनी होगी। ये Q2 है, इसका वेलोसिटी कितना होगा, ये सवाल है। ये सवाल हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये सवाल आपको सॉल्व करना है। Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस इनिशियली R1 है, बाद में जब ये R2 हो जाता है तो उस समय Q2 का वेलोसिटी कितना होगा। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको जो 11th क्लास के जो काइनेमेटिक्स का जो पोर्शन है उसका यूज़ करना पड़ेगा कि अगर आपको एक्सेलरेशन दिया हुआ है, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी कैसे निकाला जाए। अच्छा, एक्सेलरेशन कैसे आएगा, क्योंकि हम कूलाम का फोर्स निकाल चुके होते हैं, तो फोर्स में मास का डिवाइड करके हम क्या निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। मैं इसमें भी ऑप्शन दे देता हूं, आप ऑप्शन बताइए कौन सा सही है। ए ऑप्शन, ए ऑप्शन है K Q1 Q2 अपॉन M इंटू R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2।
ये फर्स्ट ऑप्शन है। बी ऑप्शन 2k q1 q2 अपॉन m 1/r1 माइनस 1/r2। सी ऑप्शन है इसका k q1 q2 अपॉन m r1 माइनस r2 अपॉन या फिर r2 माइनस r1 अपॉन r1 r2। और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, नॉट। तो इसमें से बताइए कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। अगर वीडियो क्वालिटी सही नहीं आ रही हो तो आपके जो YouTube का जो स्क्रीन है उसके ऊपर एक 3 डॉट्स लिखे हुए होंगे। उन 3 डॉट्स को जब क्लिक करोगे तो वहाँ पे 480 का एक ऑप्शन आएगा। तो 480 ऑप्शन जो है आप क्लिक कर दोगे क्वालिटी में 480p, तो आपको क्वालिटी और अच्छी दिखेगी वीडियो की। कौन सा ऑप्शन आया? सी। नहीं, गलत जवाब राहुल। सी आंसर नहीं है इसका। सी नहीं है, सॉरी, नॉट सी। चलो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूं। आपको ये क्वेश्चन कल वाली क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। इसको बैठ के सोचना इसके बारे में। 11th का थोड़ा काइनेमेटिक्स का रिवाइज कर लेना। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो, r1 से r2 डिस्टेंस पे गया तो क्या आएगी वेलोसिटी, इस तरह से वो चीज़ें आप एक बार रिवाइज कर लेना, तो उससे आपको हेल्प मिलेगी इस सवाल को सॉल्व करने में। सुमित्रा मीना, बी। चलो सुमित्रा ने सही आंसर बताया, इसका आंसर है बी। आप सभी लोग इसको सॉल्व करोगे। सुमित्रा मीना, बहुत अच्छा, शाबाश बेटा, बहुत सही आंसर दिया, बी। आप सभी लोग इसको सॉल्व करना घर पे। कल मैं इसको वापस जब क्लास शुरू होगी तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। आप लोग आपस में एक बार चेक कर लेना कि कैसे करते हो, ठीक है। बी, काफ़ी लोगों का बी आ गया सही आंसर। मधु नहीं आ रहा सर, कल आ जाएगा। कल अपन इसको सीखेंगे कि कैसे किया जाता है। इससे हमारे काफ़ी बेसिक फंडे क्लियर होंगे, है ना। ओके। चलो आज के लिए लेक्चर इतना ही रखते हैं। अपन फिजिक्स की क्लास में कल मिलेंगे। अभी थोड़ी देर में मैं 10 मिनट बाद केमिस्ट्री की क्लास शुरू कर दूंगा, ठीक है। तो बने रहिए साइट ऑन एजुकेशन पे। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लास वालों को जोड़ो। अभी तक कुछ क्लासमेट्स आपके आए नहीं हैं, क्या कर रहे हैं? आज उनको मैं कॉल भी कर रहा था काफ़ी बच्चों को। तो सभी बच्चों को जोड़ो। 12th क्लास अपना शुरू करना है। 11th के कुछ एक चैप्टर्स जो रहे थे, 1-2 चैप्टर्स, वो लॉकडाउन खुलते ही अपन वैसे कर लेंगे, क्योंकि 12th ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 12th का सिलेबस जो है अपन को अभी शुरू करना है, तो अभी 12th अपन कर लेंगे इस तरह से। जब तक लॉकडाउन खुलेगा तब तक अपन काफ़ी कुछ चैप्टर्स पूरे कर चुके होंगे, तो अपने लिए एक अच्छी एडवांटेज होगा इसका। बाद में अपन जब कोचिंग में जो रेगुलर क्लासरूम में टीचिंग होती है उसका यूज़ करते हुए आगे पूरा सिलेबस कर लेंगे। तो अभी आप इस मीडियम से पढ़िए, ठीक है। चलो कल मिलते हैं, सॉरी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, केमिस्ट्री सॉलिड स्टेट। ओके।